It is tough. ये दबाया जा सकता है. Porous हल्का बहुत होगा. So it is porous. बीच में हवा भरी होगी. And black substance. Black substance. अच्छा, इससे क्या किया जाता है? It is used in manufacture of steel. ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं होती हैं. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, जस्मिता अभी पूछेंगे पूरा आपसे. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन का ये मतलब कार्बन समझते हो ना, सी एटम. जैसे बहुत सारे एटम में 118 टाइप्स के, तो एक कार्बन भी है. तो 14th ग्रुप का सबसे टॉप. और it is used in manufacture of steel. प्योर है इसलिए इसको किस में डालेंगे? स्टील. और अगर स्टील में डाल देंगे तो दिव्या इससे क्या बन जाएगी? स्टील का मतलब है स्टील बनाने के काम में आती है. आयरन में डालेंगे तो स्टील बन जाएगी. और वो स्टील क्या स्टेनलेस होगी? स्टेन मतलब उसमें दाग नहीं पड़ेंगे. और दूसरा क्या काम है इसका? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी धातुओं के निष्कर्षण के लिए. उनके अयस्कों में से धातुओं के निष्कर्षण के लिए कोक का उपयोग किया जाता है. एंड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन का मतलब निष्कर्षण, निकालना. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम, किसमें से? मिनरल्स. तो जैसे कि ये देखो, अब आप ये देख लीजिए. फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेटल निकाला जाता है. हमने कल आपको मिनरल दिखाए थे, मिनरल के सैंपल मिनरल दिखाए थे, और कुछ के टुकड़े भी दिखाए थे. तो आप देख लें कि इसमें क्या होता है, कि कैसे किया जाता है. ये देखो, The froth in the first few cells of a bank is often heavily loaded with hydrophobic particles. The froth appears dense and heavy. The bubble size is small due to the stability imparted by the particles. As you move down the bank, the appearance of the froth will change. There are not as many hydrophobic particles available to float, and thus the froth loading is lower. Windows appear, froth stability increases, resulting in larger bubbles, many of which will burst. ये एक्सट्रैक्शन होगा. समझ में आया कि नहीं? देखो ऊपर दिख रही कॉपर. अगर मैं इसे प्योरीफाई कर दूं, इससे झाग बनाई जा रही है, इससे और कॉपर ऊपर है. तो बात समझ में आ गई? तो क्या चीज हुआ यहाँ पे? हम क्या देख रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो मेटल के एक्सट्रैक्शन का मेथड समझ में आ गया ना, कैसे कोक डाल दिया जाता है और थोड़ा सा गर्म किया जाएगा, तो उसके बाद वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है. तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए बाकी जो मिट्टी बचेगी वो वापस फेंक दो जमीन में. कॉपर निकाल दो. वो जो हमने सैंपल भी दिखाया था ना कल चमकदार, उसमें मिट्टी भी है, लेकिन हमें कॉपर निकालना है, मिट्टी फेंक देनी है. तो उसका नाम है एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण. तो मिनरल से निकालेंगे कि नहीं? अच्छा, अब दूसरा देखो, कोल के बारे में भी लिखेंगे. कोल लोगों ने ठीक नहीं लिखा. कोल क्या चीज होती है? कोयला. ओके. कोल में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं आयुषी. वो दो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हैं? सर नाइट्रोजन और सल्फर. ठीक है. हेलो 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 हेलो.
हेलो, कोई ज्वाइन करना चाहता हूँ। कोल, तो कोल क्या चीज है? सो कोल इट इज माइंड अंडर द ग्राउंड। इट कंटेन्स रिच अमाउंट ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन होगा काला काला, ठीक है कि नहीं? जो हमारी पेंसिल से लिखते हैं वो कार्बन ही है। ग्रेफाइट भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इट कंटेन्स रिच अमाउंट ऑफ कार्बन अलोंग विद, इसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी। वो कौन सी होंगी? नाइट्रोजन एंड सल्फर। इम्प्योरिटीज, जिससे कि हमारा जब ये जलेगा तो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। इम्प्योरिटीज ऑफ नाइट्रोजन एंड sulfur. When coal burns, it produces CO2. When कोल को अगर बर्न करो इन एयर, जैसे कार्बन है ना कोल, और उसको ऑक्सीजन में बर्न कर दो तो ये क्या बनाएगा? CO2 गैस है, तो ये गैस बना देगा कि नहीं? लेकिन नाइट्रोजन NO2 बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर SO2। लेकिन मुख्य अभिक्रिया यही होगी। दिस इज द मेन रिएक्शन। ओके, सो once in air it produces CO2 gas and और क्या lot of energy भी produce करेगा, क्योंकि एनर्जी के लिए तो हम इसे यूज कर रहे हैं। and lot of energy it is, ये बहुत पहले से है, ये कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ है, बहुत पुराने समय से कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। So it is used for cooking food. Used for cooking food. अच्छा, आराम और कुछ इसके यूजेस बताइए। स्टीम इंजन। हाँ, इन स्टीम इंजन। और एक बोलो। थर्मल पावर प्लांट। एंड थर्मल पावर, हाँ, ताप ऊर्जा संयंत्र के बनाने में भी इसका इस्तेमाल। ताप ऊर्जा संयंत्र। सर, हाँ। अब सर कोल की एक और डेफिनेशन लिखवाई थी, व्हेन ट्रीज आर बरीड अंडरग्राउंड। तो वो तो कोल कैसे बनता है? कोल, देन कोल इज फॉर्म। सो व्हेन ट्रीज आर बरीड अंडर, वो कोई पूछे कोल कैसे बनता है? सो 300 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, द trees या forest were buried underground due to some meteorite attack या due to some catastrophe, कोई आपदा आ गई थी, catastrophe, तो वो buried underground हो गए। फिर क्या हो गया? due to heat and pressure they are converted into coal. Now these are mined underground. अब जरा देखो तीसरी चीज क्या है? That is coal tar. coal tar, तो ये देखो कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कोयला ले लिया, ये कोयला है। अब कोयले को गरम करो, और कोयले में यहाँ गरम करके यहाँ एक डॉट लगा दो। और क्या जानते हो, जो बहुत हल्का सा होता है, प्लांट का जो बार्क होता है, समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसे कॉर्क नहीं होता, होम्योपैथिक डॉट, होम्योपैथिक ढक्कन में जो लगा रहता है डिब्बों में, दैट इज कॉर्क। तो इसमें क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें ऐसा कॉर्क लगा दिया। ये तो कॉर्क आप लोगों को पता होगा ना, देखा नहीं होगा? कॉर्क ढक्कन लगा तो नहीं होता, बहुत हल्का हल्का नहीं होता है ऐसे। ये तो किसी चीज के डिब्बी के ढक्कन में लगाया जाता है ना, मालूम है कि नहीं आपको?
तो कॉर्ड हमने इसमें लगा दिया और इससे फिर हमने एक पाइप निकाली, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या हुआ, इसको हमने एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, तो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में डाला है और यहाँ नीचे ये पूरा टब रख दिया और टब में क्या भर दिया, पानी। तो जब कोल जलेगा तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बहुत सारा ये यहाँ पर कुछ ना कुछ इससे निकलेगा। जब वेपर बनेगी तो वेपर की वजह से क्या होगा, तो इसमें से कुछ निकलेगा, फिर यहाँ से कुछ निकलेगा, फिर इसी तरीके से यहाँ अलग अलग कॉलम है, और फिर यहाँ से भी कुछ निकलेगा, फिर यहाँ से भी कुछ निकलेगा। जो सबसे ऊपर से निकलेगा वो CNG है, और ये प्रोसेस है रिफाइनिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। उससे नीचे जो निकलेगा, अभी मैं आपको रिफाइनरी दिखाता हूँ, बहुत लंबे लंबे कॉलम होंगे कि नहीं, तो उसके नीचे आएगा दैट इज LPG, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर इसके नीचे निकलेगा पेट्रोल, और इसके नीचे निकलेगा डीजल, उसके नीचे निकलेगा केरोसिन ऑयल, और साथ में उसी को रिफाइन कर देंगे तो ATF, फिर उसी की रिफाइनिंग होती है, केरोसिन ऑयल ही भरा जाता है और रिफाइन कर। अच्छा, उसके नीचे निकालेंगे तो पैराफिन। पैराफिन एक वैक्स होता है जो आप एड़ी में लगाते हो, या कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, पैराफिन से कर लिया। तो पैराफिन एक तरीके का क्या है, वैक्स है, हमारे पास भी रखा होगा, अदरवाइज दिखा देंगे, ठीक है। तो पैराफिन एक वैक्स होता है। सोडियम आपको दिखाया है कि नहीं कभी, तो उसमें भी पैराफिन। बस ये समझो मोम है, अगर पिघला दिया जाए तो वही क्या है, वही पैराफिन है, ठीक है कि नहीं। तो पैराफिन वैक्स होता है। और फिर उसके नीचे क्या निकलेगा, एस्फॉल्ट। तो एस्फॉल्ट की बात अब यहाँ नहीं करेंगे, जो यहाँ इकट्ठा हो जाए बस वही कोल टार है, जो पानी में नीचे जमा हो जाए उसे क्या कहेंगे, कोल टार। अब आपको समझ में आ गया कोल टार क्या है, पानी में जमा हो गया, उसी को बाद में इकट्ठा करके पिघलाओ और सड़क बनाओ। आप एक और बार समझा सकते हैं? हाँ, समझा देंगे कि मान लीजिए ऐसी चीज, जब तुमने इसको गर्म किया तो ये वेपराइज हुआ, और वेपराइज होकर के जो चीज जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ऊपर तक जाता चला गया। तो जो सबसे ऊपर चला गया, क्योंकि वो सबसे हल्की गैस है ना, तो वो हल्की गैस है, उसमें एक कार्बन है, और जिसमें 4 कार्बन है, देखो CN और H2N+2 ये फार्मूला है। तो एक यहाँ रखोगे, 1 रखो जरा, तो 1 रखो जरा इधर, तो 4 नहीं आएगा, तो CH4 बन गया कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि LPG क्या है तो 4 रख दो, 4 रखो इसमें जरा, तो 4 रखोगे तो C4 और 4 2 जा 8, 8+2 कितना होता है 10, तो C4H10 ये तुम्हारे गैस का फार्मूला हुआ, जो घर में गैस जल रही है। और अगर 8 रख दो तो किसका फार्मूला हुआ, पेट्रोल का। जरा 8 रखो देवव्रत, तो कितना आएगा, बहुत अच्छा बताएंगे, क्योंकि 8 2 जा 16 किया और 16 में 2 जोड़ दिया, कितना। आप देखिए इसी यही टैलेंटेड बच्चे बनते हैं आगे। ऐसे कैसे इसको पता चल गया, क्योंकि इसने n की जगह 8 रखा होगा, 8 2 जा 16 और तुरंत मनी मन में 2 जोड़ दिया। अब तुम भी ऐसा करके दिखाओ, ये C10 है जैसा देवव्रत ने किया, तो C10 H22 को डबल करके वो भी 2 जोड़ रहा था, यही तो किया इसने कि नहीं। अच्छा, जब के ऑयल है तो C17, अब आप करो डबल करके 2 जोड़ो, अभी देवव्रत करके दिखाना है कि नहीं आप लोगों को। 36 लो H36, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, इसलिए इन फ्यूल्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इन 2 चीजों से मिलके बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से, इसलिए इन्हीं सब फ्यूल का क्या नाम है बोलो, हाइड्रोकार्बन। अब देखो पैराफिन है,
तो C20 फिर से देवव्रत एक बार बताओ। तो H42 और जो कोल टार है वो C50 है, तो बताओ 102। तो जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल था वो ऊपर गया। अब वहां पर आप जैसे तुम ये देखते हो पानी ऊपर जाता है और ढक्कन लगा होता है तो क्या फिर से वो लिक्विड बन जाता है, तो लिक्विड बन के टप 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 गिरने लगा, उसको अलग बर्तन में इकट्ठा कर लिया। और जो ऊपर से और नीचे आया बोला नहीं हम इतने वेपराइजेबल नहीं, वो यहाँ गया। तो सबसे इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री, इसका 40 डिग्री, इसका 80 डिग्री, इसका 100 डिग्री, फिर इसका 170 डिग्री, फिर इसका 200 डिग्री। समझ में आ गई बात की नहीं? जो सबसे वोलाटाइल है, एवरप्राइजेबल है, वो सबसे ऊपर इकट्ठा हो गया। और ये कौन सा कॉलम है बताइए? क्या रिफाइनिंग कॉलम है? और ये किस चीज की रिफाइनिंग हो रही है? रिफाइनिंग ऑफ कोल। ऐसे ही रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल भी की जा सकती है। बोलो बात समझ में आ गई? तो जैसे कोल की रिफाइनिंग है वैसे ही किसकी करेंगे? तो ये देखो ये सिर्फ एक प्रश्न आया है, लोगे कैसे ये वाला? हमें आपको बताना है रिफाइनिंग ऑफ कोल, लेना कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम आपको यही चीज वहां दिखा रहे हैं तो किस तरीके से, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि एक चीज से ही कैसे बहुत सारी चीजें बनती हैं। लेट अस सी। सर एलपीजी से जोधपुर के अंदर ही सर एलपीजी निकल जाएगा सर, जोधपुर का टेम्परेचर 40 डिग्री है। एलपीजी तो सिलेंडर में आता है, तो सर अगर वो निकल जाए तो सर निकलेगा नहीं क्योंकि वो बहुत मोटी चादर है, दैट इज 8 mm की चादर है, निकल नहीं सकता। अब देखो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो लेट अस सी, सबसे बेसिक चीज पहले देखें, वैसे ये भी इससे भी देखा जा सकता है। ये देखो सब कुछ वही नहीं है। Refining begins with a process called distilling. After oil is superheated, ये it becomes रिफाइनिंग कॉलम vapor. रिफाइनरी। The vapor is fed into the distillation unit. As it rises and cools, the vapor turns back into liquid. डिस्टिलेशन का क्या मतलब समझती हो मानसी? कोई भी चीज वेपर बन के उड़े और वो कूल करके लिक्विड बना दी जाए। कभी तुम्हारे कुकर में से भाप निकली है? अगर तू उसी पे पाइप लगा के और फ्रिज में डाल दो तो क्या वो पानी बन जाएगी? सो सबसे पहले किसी चीज को वेपराइज करो और वेपराइज करके क्या कर दो? कूल, तो फिर से वो लिक्विफाई हो जाएगी क्या? तो वेपराइजिंग एंड अगेन लिक्विफाइंग बाय कूलिंग, इट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो ये डिस्टिलेशन समझ में आ गया कि नहीं? तो ऊपर ले जाके इसको कूल कर रहे हैं, रिफाइनरी में ऊपर कूलिंग भी हो रही है, तो वही अभी दिखाया जाएगा। देखो Using stacks of trays, the liquid is easily collected and separated by weight. देखो अलग अलग पे अलग अलग The लिक्विड आते जा lighter रहा है and कि नहीं? medium weight liquids सबसे require बीच में less से भाप processing ऊपर before जा they're रही है। ready to be used in cars and वहाँ से trucks. फिर अलग अलग से निकाल The लेंगे। heavier liquids need more processing सबसे to नीचे become क्या useful. बचा बताओ जरा? वही कोल टार है क्या? अब ये देखो तो A process called cracking is used to max up using a सबसे हमें catalyst. कोई मतलब नहीं These है, कार्बन molecules को can be तोड़ ताड़ broken देगा, into smaller तो chains, जितने जितने टूटेंगे उतने उतनी transforming the जगह आ heavy जाएंगे। oil into lighter, कोई more 5 की चेन valuable में टूटता, fluids. कोई कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है। क्या आपको हाइड्रोजन इसमें कहीं दिख रहा है? जैसे मैंने Reforming बताया is a process that in हाइड्रोकार्बन, smaller हाइड्रोजन chains नहीं दिख रहा, H transform into heavy oil छोटे छोटे into वाले H lighter, हैं, more valuable ठीक है कि fluids. नहीं? तो सी क्या है? अगर पकड़ लो कौन? हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन Reforming is सही a है? process that अब increases the देखो फिर amount से of देखो, gasoline तो produced from अब हम crude लोग oil. एक सरल सा One of the प्रोसेस products देखते हैं। separated in the ये distilling देखो, process is a liquid called naphtha. ये देखिए ये वाला प्रोसेस, इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा क्योंकि यही चीज हम लोगों ने की है। तो Refining of petroleum. ये देखो Petroleum is obtained by drilling holes or oil wells into the earth's crust. देखो नीचे से When a well पेट्रोलियम is निकाला गया, drilled through the petroleum bedded Bombay rocks, refinery में निकाला usually गया। natural gas comes out first with a great pressure. तो बोलो This सबसे is पहले followed by देवव्रत इसमें से crude क्या oil, निकली होगी? which comes out due to the बोलो जब हमने जमीन में पत्थर को ड्रिल किया, रॉक ऑयल है ना पेट्रोलियम,
तो सबसे पहले नेचुरल गैस निकली होगी। नेचुरल गैस का दूसरा नाम क्या है? उससे क्या किया जाता है? ऑटो चलती है, बस चलती है, और ये क्लीन फ्यूल है कि नहीं? तो कंप्रेस्ड सीएनजी से तो सब चलती है, वो क्यों क्लीन फ्यूल है। तो फिर उसके बाद क्या निकला होगा? Gas Petroleum is separated into its constituents by the process of fractional distillation. अब ये रिफाइनरी में है डिस्टिलेशन के लिए। Crude petroleum is heated to a temperature of about 400 degrees Celsius 400 in a मैंने furnace, 500 and बताया the था, vapors 400 thus formed are passed into a tall fractionating column from an inlet at its base. As the mixture of hot vapors rise in the column, it starts getting cooled gradually. Due to this, the vapors of the hot दोनों बात समझ में आ गई? इसी में जगह जगह होगा। और फिर कूलिंग कैसे करेंगे? इसमें से जब गैस अंदर जाएगी, तो गैस अंदर जाने के बाद इसमें से गैस निकलेगी और बाहर ठंडा पानी। देखो इसके अंदर एक अलग छेद है और यहाँ बाहर अलग छेद है। अगर मैं बिल्कुल आइस कूल पानी डालूं तो क्या यहाँ से गर्म पानी निकलेगा? तो वो लिक्विफाई नहीं हो जाएगा। इसी को कंडेंसर कहते हैं। देखो अंदर तुमने गैस डाली, वो यहाँ से यहाँ अंदर नहीं निकलेगा। लेकिन ठंडा कैसे करोगे? यहाँ पर ठंडा पानी डालो, आइस कूल यहाँ से निकल जाए, तो ठंडी नहीं हो जाएगी। एक अंदर गया और बाहर कंडेंसर। समझ में आ गई कि नहीं? बाहर आइस कूल पानी डालो तो ठंडा हो जाएगा और अपने आप वो उसके अलग अलग लिक्विड इकट्ठे हो जाएंगे। यही कंडेंसर कहलाता है। ठीक है, अंदर से वेपर डाला और यहाँ से यही चीज ये देखो। तो ठंडा कैसे किया जाएगा? आउटसाइड में ये यहाँ बर्फ का पानी डाला, ये गर्म होकर निकल और अंदर की गैस ठंडी। अगर आप अभी डालोगे तो हाँ, अभी नहीं करेंगे क्योंकि 9th में प्रैक्टिकल, इसके लिए आपको 9th तक इंतजार करना पड़ेगा। वो हम करके दिखाएंगे भाई। 9th के लिए सब बना है और हो आप अभी 8th में, तो हम कैसे दिखाएंगे? ठीक है, आगे बढ़े। कुछ चीजें तो समझ में आ गई ना, रिफाइनिंग कैसे होती है, और रिफाइनिंग कॉलम भी आपको समझ में आ गया। अब देखो जब इतनी बात समझ में आ गई, तो कोल टार सबसे नीचे था क्या? उसमें भी। तो अब हम देखेंगे कोल टार। कोल टार के बारे में लिखो। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड। ये क्या है? ब्लैक थिक लिक्विड। कोल टार सभी ने देखा होगा। हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल। अच्छी स्मेल नहीं होगी, ऐसी कोई बुरी स्मेल तो नहीं होती सड़क बनती। चलिए, इसमें 200 सब्सटेंस है, क्योंकि जो बच गया वो सब इसी में आ गया, जो नहीं गया ऊपर वो सब तो इसी में आ जाएगा ना, इम्प्योरिटीज। इट हैज 200 सब्सटेंस। अच्छा, अब कोल टार से किस लिए होता है बोलो? यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसका काम क्या किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक डाई। डाई का मतलब समझते हो? सर जो कपड़े पे कलर मिलता है, सिंथेटिक डाई ऐसा किया जा सकता है। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक डाई। रंग रंगने के काम में किया जाता है। और बोलो, ड्रग्स भी बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताओ, ये एब्जॉर्बर है क्या? अगर हमारे बॉडी में पॉइजन पहुंच गया है और कोल टार को चूरा चूरा करके खा लो, तो क्या वो सारे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा? अब पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हमारे ये पूरा जो सिस्टम है तो वो ओपन गट है, यही माउथ है, और माउथ से एनस तक पूरा खुली एक है। तो कुछ लोग कांच भी खाते हैं। क्यों खा जाते हैं? उनको मालूम है कि गट से सब ये ओपन गट है, सब निकल जाएगा। वो रॉड खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो हमें मालूम है कि हम लोगों का ऊपर से नीचे तक सिस्टम पूरा एक पाइप है और बोथ हैंड ओपन है, और वो जादू दिखाते हैं पैसा कमाते हैं।
कुछ मिट्टी खा रहे हैं, कुछ खाते हैं कि नहीं खाते? सिर्फ कांच खाएंगे तो फिर मतलब ब्लड नहीं आएगा। ब्लड का मतलब वो चूरा करके खा जाएंगे। तो अगर वो ऐसा सिस्टम उन्होंने बना लिया, कुछ पहले वैक्स खा लेते होंगे और फिर कांच खा लिया मिनटों में बाहर। तो वो कोई जैसे कभी किसी ने चिंगम खा लिया, अच्छा डॉक्टर कहता है चिंगम खा, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सर चिंगम खा लिया हमारे बेटे, अच्छा चिंगम खा ले लो, ये दवा लो और 200 रुपये दे जाओ। सुन है, उसको मालूम है ओपन गट है, कहीं कुछ रुक ही नहीं सकता है। तो ये सिंथेटिक डाई बनाने के काम में आता है। और बोलो किस काम में आता है? सो ड्रग्स के काम में क्यों आता है बताओ? क्योंकि हमारी बॉडी का जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। क्या वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है? तो दवा बनाने के ड्रग्स का क्या मतलब होता है? और क्या? केमिकल्स एंड ड्रग्स, ये मेडिसिन एंड ड्रग्स। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो नशीली होती हैं, इसलिए ड्रग्स वर्ड यूज़ करना जरूरी है। जैसे कि तुम खांसी की सिरप पीते हो तो नशा आता है, उसमें अल्कोहल है, तो इस वजह से ड्रग वर्ड यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ दवा खाने से नींद नहीं आती है। अच्छा, तो ड्रग्स बनाने के एक्सप्लोसिव भी इससे बन सकता है। कोल है, फ्यूल तो है ही है, तो इसलिए इससे क्या बन सकता है? एक्सप्लोसिव। और परफ्यूम्स भी बन सकते हैं, इसी से डिओड्रेंट भी बनता है, परफ्यूम्स। और प्लास्टिक भी बन जाता है, कोल की प्लास्टिक। और पेंट में भी डाला जाता है, काला पेंट बना लिया या कुछ भी पेंट में डाला जाता है। फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटोग्राफी की। जब ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से क्या आप लोगों ने अपने घरों में देखा है कि ऊपर बिटुमेन लगा के वहाँ पर लेयर बिछाई गई हो, और उससे क्या हुआ होगा कि रूफ की सीलिंग की हो गई। मतलब रेन होता तो पानी बरसता है। हम आपको दिखा देते हैं कि कोल टार का कैसे यूज होता है। यूजिंग ऑफ बिटुमेन ओवर रूफ, ये देख लीजिए कोल टार का किस तरीके से इस्तेमाल है। तो इन्होंने कहा है रूफिंग, ये जो रूफ के ऊपर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर पानी नहीं गिरेगा। ये तो खैर गाड़ी दिखा रहा है, ये नहीं है। ये प्रोसेस के थ्रू यही है कोल टार, ब्लैक कलर का होता है और सेमी सॉलिड स्टेट्स में समझ आ गया। इसको पिघला दिया, गर्म करने पर ऐसे यह तो करते हैं, सड़क बना बनाए। जाता है। ये वही विटामिन है जिसका इस्तेमाल विटामिन रोड्स या एस्फाल्ट रोड्स को बनाने एस्फाल्ट भी में कहते किया हैं, बोल जाता रहे है। हैं। विटामिन को वाटरप्रूफिंग के लिए यूज करने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, यह एक नेचुरल हाईली विस्कस मटेरियल है जो आसानी से हर जगह मिल जाता है। दूसरा, ये वाटर रेपेलेंट होता है। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए अब विटामिन वाटरप्रूफिंग कैसे की जाती है ये देखते देख हैं। लो कैसे जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, विटामिन या टार्पल हमारे पास सॉलिड स्टेट में आया है। सबसे पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसे एक यही बड़े से refinery बर्तन से में निकला है, एक नीचे आग सबसे के ऊपर था। गर्म किया जाएगा। जैसे जैसे टार्पल या विटामिन गर्म होगा, अभी यह डिब्बे अपने में आप डलेगा। लिक्विड में बदल जाएगा। इसे किसी तरह का डाइल्यूशन नहीं किया गया है। डाइल्यूशन मतलब कुछ लिक्विड पदार्थ जैसे डीजल या पेट्रोल नहीं मिलाया गया है। जब तक विटामिन गर्म होकर लिक्विड में बदलेगा, तब तक टेरेस पर सफाई का काम स्टार्ट कर दिया टेरेस जाए। पे इसी पे तो जैसे कि आप इस वीडियो में रूफ लीक कर रही है, पानी नीचे टपक किया रहा जा है। रहा है। अगर आप पुरानी अब छत देखो इसको सफाई के साफ कर साथ से दिया। डालने से अब ये विटामिन विटामिन पतला ले लिया। हो जाता है, जिसे पेंट अब क्या करेंगे बताओ? 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 शीट mm काट थिक ली साइज पहले, में नाप के। यह ये शीट फ्लेक्सिबल है। होती है। इसका 1 मीटर चौड़ा तो ये उस खुद जगह भी किया विटामिन जाता टाइप है है। जिस जगह गैस टॉर्च ये जरा देखो कर ये विटामिन क्या कर शीट रहा है? को चिपकाया जाता है। हम हॉट विटामिन से इस विटामिन शीट को चिपकाने ये वाले फ्लेम है। नेक्स्ट स्टेप में स्लैब में जो भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट है देखो, उन्हें अच्छे से सील कर दिया उसी जाएगा। विटामिन से भर जैसे दिया, कि आप कहीं देख अगर रहे हैं। क्रैक है हॉट तो। विटामिन को जॉइंट पर अप्लाई किया जा रहा है और तार पैड को उस पर चिपकाया वर्टिकल वॉल पर एप्लीकेशन के लिए ऊपर यूज गिरा किया दिया जाता है। विटामिन। नेक्स्ट यही है कोल टार। अब देखो कैसे कर रहा है। विटामिन शीट ये को चीज़ हमने छत पर दिखा ले रहा है। किया जाएगा। समझ में आ जैसे गया कि कैसे आप चिपक देख रहा रहे है? हैं,
हॉट बिटुमेन को छत पर फ्लोटर की मदद से ऐसा अंदर किया होता जाता तो है, आप लोगों ने और देखा साथ कि ही साथ सूरत पार्क में वो जगह कराते हैं, ध्यान नहीं दिया किसी ने क्या? सेफ्टी का विशेष ध्यान दें। शूज देखा है ना? बहुत जगह कराते हो हैं, सके एयरपोर्ट में तो face खूब बड़े mask स्तर पर जरूर होता लगाएं है। और फर्स्ट एड हमेशा तैयार रखें। ऐसा ही होता है, हॉट ठीक है? वर्कर्स को पूरी समझ में तरह आ से गया? बच सकता है। चलो, अब हमारे तो छत कोल पर टार का आपने बिटुमेन- यूज समझ लिया। ऐसे ही सड़क बनाने में भी होता होगा, गिट्टी में मिला दिया था, सड़क बन जाती है कि नहीं? अब आगे देखो। तो फोटोग्राफिक मटेरियल, और अगला क्या बताना है? क्या रूफिंग मटेरियल, यही रूफ में डाला गया, तो इसका क्या नाम है? रूफिंग मटेरियल। रूफिंग मटेरियल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इससे नेफ्थलीन बॉल भी बनाई जा सकती है, जिससे बहुत कीड़े मर जाते हैं। आपको मालूम है कि नेफ्थलीन बॉल को स्वेटर में डाल देता है या वॉशरूम में, तो उससे कीड़े आसपास नहीं आते, छिपकली नहीं आएगी। और जैसे कभी कभी क्या होता है, स्वेटर रखो तो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं उस बॉक्स में, हम लोग रखते हैं 6-7 महीने के लिए, तो उसके लिए उसमें नेफ्थलीन बॉल वाइट कलर की आती है कि नेफ्था बॉल्स, तो इसलिए इट इज आल्सो यूज्ड फॉर नेफ्थलीन बॉल्स, तो एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट। किसके लिए? सो इट इज आल्सो नेफ्थलीन बॉल को अलग रखो, वो भी अब यहाँ देखो नीचे क्या लिखा है, बिटुमेन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड। तो उसमें क्या हो जाएगा कि रोड के ऊपर बिटुमेन डाल दिया जाए, तो वो मेटलिंग का मतलब है एक तरीके से कोटिंग, समझ में आया? तो बिटुमेन अगर ऊपर डाल दो तुम रोड के ऊपर, तो रोड में ऐसे गिट्टी तो उछल उछल के कभी निकल जाएगी और तुम्हारी गाड़ी स्किड कर जाएगी, लेकिन जिसके ऊपर तुमने बिटुमेन डाल दिया है तो समझो उसको कहते हैं प्लास्टिक रोड। क्या बोलेंगे? बिटुमेन डाल दिया तो फिर उस पर रेसिंग कार दौड़ाओ 500 की स्पीड, और मजाल है कि फिसल जाए, तुम रोड उल्टी कर दो और तब भी रेसिंग कार चलेगी, इतनी तेजी से चिपक के चलती है, समझ में आया? तो अच्छी रहती है। बिटुमेन रोड ही अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में सब प्लास्टिक रोड है। इंडिया में करोगे तो गिट्टी निकल जाएगी, और गिट्टी निकली नहीं कि गाड़ी फिसली नहीं, तो गिट्टी, लेकिन वहाँ अगर तेज स्पीड में चलाओगे तो तुम्हारी गाड़ी को कुछ नहीं होगा ना उनकी रोड को। तो अगली लाइन देखो, बुक में लिखा है बिटुमेन। गिट्टी का मतलब वो कंक्रीट नहीं है, तो छोटे छोटे पेबल्स, उन्हीं के ऊपर तो हम लोग ये बिटुमेन डालते हैं। तो वो लोग पहले पेबल्स डाल देते हैं, रोलर चला लेते हैं, और फिर बिटुमेन की एक अलग से लेयर, तो उस रोड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मेटलिंग। वर्ड पढ़ो, क्या लिखा है बुक में, ऑरेंज वाले और मेटलिंग द रोड, ऐसा लिखा है कि नहीं? तो इसका मतलब है उस रोड पर हाई स्पीड कार चल सके। तो अब आगे की बात क्या की गई है कि देखो बिटुमेन बनाया जाएगा, इसी से बिटुमेन भी बन जाएगा। सो बिटुमेन इज यूज्ड, किसके लिए यूज किया जाएगा? मेकिंग प्लास्टिक रोड्स। बिल्कुल सही, बिटुमेन इज यूज्ड फॉर रूफिंग मटेरियल। तो ये अमेजन में खूब बिटुमेन बिक रहा है, जितना चाहो खरीदो। सो यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड, यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड। और नेफ्थलीन बॉल किसके लिए यूज की जा रही है? Balls are used as moth repellent। moth भी कीड़ा होता है, या moth ना समझ पाओ तो insect repellent। तो ये दोनों चीजें भी अलग से यूज की जा सकती हैं। ओके, नाउ अब मुझे कोल टार में कुछ यूजेस हैं। देखो, सिंथेटिक डाई, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट, प्लास्टिक, और आगे क्या लिखा है? इस प्लास्टिक्स बनाने में, तो इससे क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल में कुछ मिक्स कर दिया तो प्लास्टिक हो गया। पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल और रूफिंग मटेरियल। देखो इतने सारे हैं, सिर्फ 4 पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ कोल टार किसके लिए होता है?
सर पहले तो एक बार रिवाइज करें। रिवाइज मत करो, 4 बताओ। ड्रग्स, प्लास्टिक अलग है, पेंट अलग है। प्लास्टिक, पेंट और एक्सप्लोसिव। सही, अगले 4 बताओ। नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल अलग है, वो तो वाइट होती है, वो भी रिफाइनिंग में ही इस्तेमाल की जाती है। अब उसी में लिख दिया गया है। तो बिटुमेन का अलग यूज़ है, नेफ्थलीन बॉल का अलग यूज़ है। वन यूज़ ऑफ बिटुमेन एंड वन यूज़ ऑफ नेफ्थलीन, वो अलग से देंगे। हाँ, आप कोल टार के बताओ। कोट सर, फोटोग्राफ वेरी गुड। और सर रूफ टॉप विटामिन, रूफिंग मटेरियल हो गया। प्लास्टिक, परफ्यूम्स बोलो तो कौन से हो गए जरा सुनो। सिंथेटिक डाई 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 पूरे बता सकते हो? बताओ। सर ड्रग्स और सर एक्सप्लोसिव और सर परफ्यूम, सर में फोटोग्राफी, सर मयांक 8 बताओ। सर डाइट, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, पेंट, प्लास्टिक और फोटोग्राफी मटेरियल और एक बार रिया से भी पूछते हैं, बोलो। ड्रग्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, रूफिंग मटेरियल, फोटोग्राफिक मटेरियल। ये कौन सा है? सिंथेटिक डाई, नहीं, डाई को बोलिए। एक्सप्लोसिव, हाँ, सही है। अच्छा, बिटुमेन इज यूज्ड फॉर सर फॉर मेटलिक द रोड, और नेफ्थलीन बॉल्स इज यूज्ड फॉर। फॉर इंसेक्ट्स एंड मोथ्स रिपेलेंट। ठीक है, अब जरा देखो। नाउ आपको सब चीज नहीं लिखनी है, लिखना है आपको क्या? राइट यूजेस ऑफ कोल कोक, सिर्फ यूज लिखना है। कोल टार, नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल्स एंड बिटू। देखो बिटुमेन है क्या? एम बिटुमेन, इन सब की यूज लिखो। चलो, सर कोलतार के सारे लिखने हैं। कोल टार के तो सभी लिखने हैं। देखो 2-3 लोगों से करा दिए, 7 तो लिखने हैं, एक छोड़। 6 तो सभी लिख लेंगे। फिर हमको सबको पेन लेना पड़ेगा। 7 ऊपर कर दे। ये लीजिए। चलिए, अब कुछ बताया नहीं जा सकते, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो तेज हो सब बुक में लिखा है, उसके अलावा एक लाइन भी नहीं लिखी। जो बिटुमेन का यूज है वो टीवी में आप कॉपी करके मत देखिएगा।
हो सकता है, कोयले से गैस। सो इसका मतलब है कि अगर मैं कोयले में स्टीम डाल दूं, कोयला जानते हो, और उसमें कितना पानी, पानी का किसी को फार्मूला मालूम है क्या? H2O। तो ये कोयला है का ये सॉलिड होता है और इसकी स्टीम भी है, यानी भाप लिए, ठीक है? नेफ्थलीन के बाद है बिटुमेन। तो अब इसमें डाल दिया तो O इसके साथ चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब दो ऑक्सीजन होते हैं तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक होगा तब क्या कहलाएगा? मोनो। मोनो का मतलब सिंगल होता है। तो ये क्या बन गया? कार्बन मोनो ऑक्साइड। और इसका क्या नाम है बोलो? कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर इतना ही जानते हो तो इसका नाम बताओ। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई, और फिर बोलो SO2, सल्फर डाई। और SO3 क्या है? सही है, ट्राई ऑक्साइड। ये मोनोऑक्साइड है। अगर कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कमरा बंद करके तुमने हीटर जला लिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और जान चली जाएगी। लोग कहते हैं कि बंद कमरे में जाने में वो सब लोग मारेंगे, तो ऑक्सीजन कम रहेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ चला और बाकी क्या बचा? क्या? H2। हाइड्रोजन भी एक फ्यूल है, इससे सैटेलाइट चलता है और आजकल भारत हाइड्रोजन फ्यूल बना रहा है। अगर हाइड्रोजन हम लोगों ने अच्छे से बना लिया, सोलर पैनल से बना रहा है, सी से अपने आप सोलर पैनल लगा दिया, अपने आप बन रहा है हाइड्रोजन। पानी से, सी से, वाटर से। तो ये भी अब गैस है, ये भी गैस है, और गैस गैस मिलके क्या हुआ? कोल गैस। इसको क्या कहते हैं? सो इफ, मतलब कोल गैस बनाई कैसे जाती है? इफ स्टीम इज पास्ड इनटू कोल, कोयला लिया, भाप चला दो। आप जानते हो ना, स्टीम, किसी ऐसा कुछ करो स्टीम निकले उसमें से, कुकर पे पाइप लगा और जो वो सब गैस बन जाएगी और उस गैस को इकट्ठा कर दो तो तुम्हारे पास कोल गैस है। सो इफ स्टीम इज पास्ड ऑन कोल देन इट इज कन्वर्टेड इनटू गैस एंड नाउ इट इज कॉल्ड। गैस को स्टोर करने सर वो लिक्विड में रहेगा वो, अब ये गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और H2 भी गैस है। अब ये फिर कभी कुछ, अब बहुत प्रेशर लगाओगे तो कोई चीज़ लिक्विड में हो जाएगी। क्या LPG लिक्विड में नहीं होती है? अब निकलती गैस है, प्रेशर हटेगा तो गैस निकलेगा, है तो लिक्विड नहीं। अब नाइट्रोजन भी तो हमने दिखा दिया था कि कैसे वो लिक्विड है, लेकिन उड़ नहीं रही थी क्या? तो बताओ, इफ स्टीम इज पास्ड ऑन कोल देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कोल गैस। इसमें भी ऑक्सीजन मिलेगा तो ये भी जलेगी, और इसमें भी ऑक्सीजन मिलेगा तो ये भी जलेगी। ये जलेगी तो H2O बनाएंगे, और इसका ये H2O बनाना ही तो ये फ्यूल है। खूब एनर्जी निकलती है, 800 किलो जूल, और इसमें 500, कितनी सारी एनर्जी, 1300। बात समझ आ गई? दोनों ही जलेंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड को जला दो तो क्या ये एक ऑक्सीजन और नहीं लेगी, और इसको भी करो तो क्या ये ऑक्सीजन एक और नहीं लेगी? तो अगर मैं इसमें O2 डालूं तो एक ये ले ले और एक ये ले ले, तो दोनों जल गई कि नहीं? और इस प्रोसेस में 1300 किलो जूल एनर्जी उत्पन्न होती है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज मैंने क्या बताई, जरा फिर से बोलो, कोल गैस कैसे बनती है? मैकडॉनल्ड के बारे में सोच रही थी ना, अब पता चल जाता है मुझको सर। तभी हाँ बोलो, हाउ कोल गैस इज फॉर्म? देवव्रत। हाँ सर, जब CO2 प्लस HO2 जब गैस जब मिलती है तो हमें पता नहीं है, मालूम नहीं तो हम बताते हैं। सर हीट के ऊपर स्टीम जाती है। So when the steam is passed into the piece of coal, it is converted into coal gas. कोयले पे स्टीम ना,
व्हेन स्टीम इज पास्ड, ये कोयला है, अब कोयले पे क्या डाल दो बोलो, स्टीम, तो क्या ये पूरा उड़ जाएगा? और ये जो उड़ गया इसे क्या कहेंगे? ये क्या CO प्लस H2O है? यही तो कोल गैस है। समझ आई बात की नहीं? तो बोलो व्हाट इज कोल गैस? स्टीम इज जब स्टीम मतलब कोयले पे जब स्टीम डालते हैं तब पास कर दिया। व्हेन स्टीम इज पास्ड ऑन कोल is passed on coal, then it is converted into vapor। वो गैस बन जाएगी कि नहीं? It is converted into gas called coal gas। अब इसको सिलेंडर में भर के इधर उधर भेजो, ये चीज है। कोल गैस का यूज क्या है? देखो नीचे लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क, लंदन में और न्यूयॉर्क में स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इन दोनों की नाम बोल दो। सो इट वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट। बोलिए क्या पूछ रहे हैं? सर अच्छा, इंडिया के अंदर भी से ऐसा हो सकता है सर, कोल गैस ये बहुत यूज होता है इन लंदन एंड न्यूयॉर्क। चलिए अब देखो, इतनी सारी बात हो गई, अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या होता है? व्हेन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग या डेड भी हो गए होंगे तो भी बरीड तो हो गए होंगे कि नहीं? गेट बरीड अंडरग्राउंड। वैसे मीटियोरिट अटैक हुआ, तुरंत ही मरे, तुरंत बरीड हो गए, ज़्यादा समय नहीं लगा। सो देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड अंडर ग्राउंड। तो कल हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, यानी अलंकार। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच है ना, जैसे सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन, ठीक है, और ऑक्सीमोरॉन, ओनोमोटोफोइया, ये सारे जो फिगर ऑफ स्पीच हैं जो अंग्रेजी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उनके बारे में कल हम लोग देखेंगे। टोटल 14 फिगर ऑफ स्पीच हैं कि नहीं? सर लेकिन हमें 7 करा। 7 कर लेंगे, जितने कराएंगे उतने ही तो करेंगे। चलो, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट बरीड अंडर ग्राउंड, तो क्या होगा? मिलियंस ऑफ ईयर्स है वो, 1-2 साल में नहीं। सर बॉडी में करा है, बॉडी में हाँ हाँ, ये उस दिन भी गलत लिख दिया, आते ने ठीक लिखा था। मिलियंस ऑफ ईयर्स ago, then due to heat and pressure, they are converted into petroleum. trees that are undecomposed, हाँ सही है, are converted, दोनों ही अनडिकम्पोज रह जाते हैं, converted into petroleum, क्या नाम है उसका? that is rock oil। रॉक के अंदर है ना पेट्रो प्लस ओलियम, ठीक है, या क्रूड ऑयल। इट इज हाईली विस्कस ब्लैक फाउल स्मेलिंग लिक्विड। गाढ़ा, विस्कस का मतलब समझते हो जैसे हनी विस्कस होता है, तो इट इज हाईली विस्कस And false ब्लैक फाउल स्मेलिंग लिक्विड। liquid. और ये भी क्या हाइड्रोकार्बन है? जस्मिता, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन बताओ। Those compounds which are made of carbon and hydrogen only। जो कंपाउंड का मतलब 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बने हो तो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो 2 से मिलकर बने हैं। एक बार फिर से जरा रिपीट करो। Sir, those compounds which are made up of carbon and hydrogen
हाइड्रो, कार्बन। रिपीट करो मान से। Those compounds made up of अभी तो किया उसने, रिया रिपीट करो। those components which are made Compounds. up, compounds which are made up of carbon and hydrogen is known as a hydrocarbon. तो कोल में क्या होता है कि कोल पूरा कार्बन है, लेकिन पेट्रोलियम क्या है, हाइड्रोकार्बन। उसमें सिर्फ कोयला है, उसमें सी रहता है, और इसमें हमने इसकी रिफाइनिंग करी तो उसमें क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। समझ आया? तो जहाँ पीछे रिफाइनिंग दिखी वहाँ कोल की जगह पेट्रोलियम कर दो। एक फिगर बनवाया है तुमसे, फिगर पीछे फिगर एक बनाया था कि नहीं, वहाँ कोल को जलाया जा रहा था, ऐसे में दिखाया था कि नहीं? तो वहाँ कोल ना लिखना, वहाँ क्या लिख लेना, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइन किया, सही है कि नहीं? सर यही तो हाइड्रोकार्बन है। जैसे सर आप मुझे पेट्रोलियम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी जगह मैमल्स लिख सकते हैं। वो सब मैमल्स ही हैं, कुछ भी जो मरे हैं सब मैमल्स ही मरे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखते हैं, ठीक है कि नहीं? फिर भी हमें मैमल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ये डाउट में आ जाए कि ट्री, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि ट्री हटा दिया सर जाए। यही सोचना है। हाँ, तो इट इज हाईली विस्कस, And fouls. विस्कस, ब्लैक, फाउल स्मेलिंग लिक्विड। It is used as fuel after, इस सेंटेंस को पूरा करो जरा दिव्या। इट इज यूज्ड एज फ्यूल आफ्टर रिफाइनिंग, इनके शोधन के पश्चात इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आफ्टर, इट इज अ काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होगा? A compound made of hydrogen and carbon. ठीक है। So अब देखो पेट्रा प्लस ओलियम लिखा है, पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या इन्होंने लिखा है? पेट्रा। हमने पेट्रोल लिखाया था, वो गलत है, पेट्रा नाम है, पेट्रा। बुक लिख रही है, अब हमने भी किसी बुक में पेट्रो पढ़ा था, पता नहीं ये बुक पेट्रा क्यों लिख रही है। चलो, ये भी कैसे किया जा सकता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग, ठीक है, रॉक्स। सो इट इज ट्रैप्ड अंडर रॉक्स एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग। फर्स्ट सीएनजी, ये तो बताई दिया सब। अच्छा, रिफाइनिंग में इससे क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ये कन्वर्ट हो गया। अब जरा देखो, द फर्स्ट ऑयल वेल, पहला तेल का कुआं सबसे पहले बताओ कहाँ मिला? ये पेनिसिल्वेनिया यूएसए में मिला था। कब मिला है? 1869. 1859 है, और 1867 में ऑयल वाज स्टक इन मक्कुम, आसाम में निकाला गया, यानी थोड़े ही समय बाद आसाम में निकाला गया। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड सबसे पहले किधर मिला था? सबसे पहले न्यूयॉर्क के पेंसिल्वेनिया में मिला। देख लो, तो सबसे पहले कहाँ मिला ये? यूएसए। देखो, ये देख लो, पेंसिल्वेनिया इन यूएसए इन मैप। ये देखो, तो अगर आप मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे है। ये यूएसए का ऊपर का हिस्सा है और उसमें यहाँ पे पेंसिल्वेनिया। ये बल्कि आधा, ये पूरा वो नहीं बना रहा है। वर्ल्ड मैप में देखो जब तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आए, क्योंकि वर्ल्ड में दिखे तो दिखे, ये तो इसमें दिख रहा है। अब देखो, डॉट बना देगा सर वर्ल्ड के अंदर। और वही डॉट हमें देखना है, तो ये तो अमेरिका दिखा रहा है। तो अब ये पूरा नॉर्थ अमेरिका देख लो। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका सही है? नॉर्थ अमेरिका तो जानते हो ना? Yes, sir. उसमें ये पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ कब निकाला गया तेल, बोलो जरा। अभी तो नीचे ना देखना, अब बोलो बेटा।
मैकडॉनल्ड फिगर में से सर हमें पता चल जाता है खेती करने के बाद में। चलो सो हमें मालूम चल गया कि यहाँ तक बात हो गई। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जरा आप अपनी बुक का फिगर देखो, क्या इसमें दिखाया गया कि कैसे निकाला जाता है ड्रिलिंग करके ऑयल वेल। तो नीचे एक फिगर बना हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, रिजर्वायर। तो यहाँ पर ये देखो, ये ऑयल है और ऑयल के ऊपर क्या होगा, गैस होगी, नीचे वाटर भी हो सकता है। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गैस है और यहाँ से यहाँ तक ऑयल है, ये ऑयल है और ये गैस है। तो दो पाइप डाले जाएंगे, एक पाइप यहाँ ड्रिल करेंगे, उससे क्या निकलेगा, गैस, और एक पाइप यहाँ ड्रिल करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, ऑयल। तो इसे लिखो ऑयल। सर गैस क्यों निकालना? गैस सीएनजी है, इससे ऑटो चलेंगे, है कि नहीं। सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी, बाकी ऑयल से एलपीजी बनेगा। इसमें सिर्फ सीएनजी मिलेगी, इसमें एलपीजी नहीं मिलती है। ये तभी तो इसे नेचुरल गैस कहते हैं, और बाकी वो एलपीजी क्या है, सीएनजी से बिना रिफाइनिंग के। हाँ, ये सिंपली मिलती है, बस उसी से सब चला जाता है। और नीचे रॉक है, अब ये यहाँ लिखो रॉक, ये वाटर, और फिर यहाँ पर भी पेट्रोल है, पेट्रोलियम है। मतलब थोड़ा सा रॉक, थोड़ा पेट्रोलियम, फिर रॉक, ऐसे ट्रैप होगा। तो चारों तरफ से सब पेट्रोलियम टैप था। ट्रैप है, इसीलिए तो कहीं वो समुद्र में मिल नहीं पाया। तो कुछ ऐसी भी रॉक्स हैं, इम्परवियस रॉक्स। इम्परवियस का मतलब है उसमें कहीं हवा नहीं घुस सकती है, इम्परवियस। जैसे रावण अभेद था, मारो तीर टकरा के टूट के गिर जाए, अभेद, समझ आया, इम्परवियस था, अभेद। ऐसा किला मेहरानगढ़ का कि तोप के गोले पड़ के गिर जाए तो वो किले को कुछ हो ही नहीं, इम्परवियस फोर्ट, समझ आएगा, अभेद्य किला। तो ऐसे ही ये रॉक्स कैसी हैं, इम्परवियस। अगर इसमें से तेल लीक करता तो क्या सारे जानवर मर ना जाते, एक्वेटिक, इम्परवियस रॉक्स। लेकिन अफसोस की बात है कि जहाँ पर बॉम्बे हाई में ये तेल निकाला जाता है, उसके 20 किलोमीटर के दायरे के सब जानवर मर गए हैं। अगर 10 लीटर निकाला जाता है तो 4 लीटर स्पिल कर जाता है। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम पूरा तेल निकाल सकें, तो बहुत सारे जानवर क्या हो जाते हैं। तो मुंबई हाई की मैं रिफाइनरी दिखा देता हूँ, ये देखो, वो रिलायंस की है। रिफाइनरी इन मुंबई हाई, ये देखो, तो ये पानी में है, ये पानी सर, ये कैसे पता चला कि पानी के अंदर है? पानी के अंदर है, वहीं पे सब सिल्ट जमा हो गया, नदियों से लाया हुआ, वही पत्थर बन गया और नीचे डायनासोर है। बट सर पता है जब वो पानी के अंदर ही है। मतलब पानी के अंदर ही तेल है, डायनासोर मर गए, उनके ऊपर मिट्टी जमा हो गई और नीचे तेल बन गया। सर पता कैसे चला कि वो जो सिल्ट है ना, उसके बाद तो सर नॉर्मल वो सब पता चल जाता है, जो ऊपर से वेव भेजते हैं, सीस्मिक वेव्स, जिससे भूकंप का पता चलता है। तो उससे जब वेव्स टकरा के अगर उनसे पता चल जाता है अंदर कुछ है, उसमें जो परिवर्तन आता है। देखो, भारत में सबसे ज्यादा तेल के भंडार हैं, और वो हमारे यहाँ क्या होता है कि रिसर्च सेंटर है, समझ में आया, बहुत सारे बीआरसी और दूसरे रिसर्च सेंटर हैं। तो ये बॉम्बे हाई तो देख लिया आपने। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज़ादी के 10 साल बाद ही 1957 में पता लगा लिया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, हम लोगों ने अपने यहाँ 50 ऑयल रिफाइनरी कर ली है, पता लगाने निकाला जाए। बोले चुप रहो, बाहर से तेल खरीदने में फायदा है, 100 का खरीदेंगे 20 हमारी जेब में जाएगा।
और अब पता चला बोले मोदी बोले निकाल दो सब में से, तो देखते हैं कि हम बेचेंगे। समझ आई बात की नहीं? तो ये नेता का काम होता है। एक बोल रहा चुप रहो, तो वो चीज 50 साल से हम खरीदे ही जा रहे हैं पूरी इकोनॉमी, और एक नफा सब निकालो। तो अब फिर फायदा सब- किसमें था? फायदा आप खुद निकाल के बेचो, उसमें फायदा है कि दूसरे से खरीदो। खुद निकाल के बेचो। तो ऐसे हमारा अलग से रिसर्च सेंटर, उसने कहा कि हम तोप बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, वायुयान। बोले नहीं, बनाना नहीं है कुछ, खरीदो दूसरे से। 1000 का करोड़ का खरीदेंगे तो 500 का जहाज पड़ेगा, 500 हमारी जेब में चला जाएगा। खरीदते रहो। इसमें तो फायदा खरीदने में फायदा है कि बेचने में तो नहीं फायदा है ना, बेचने में खरीदने में ज़्यादा फायदा फायदा है। है। तो इस तरीके से क्या है कि उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, और बाहर से खरीद रहे हो तो उसमें क्या होगा, आधा आपकी जेब में जाएगा। तो इसलिए कुछ चीजें जो नहीं हो पाई थी वो अब हो गई। ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट के ऊपर, तो फिर हमारी इकोनॉमी भी फर्स्ट होती जा रही है। अभी तो 4th पर है, फ्रांस को थोड़ी देर में 1 महीने में वो क्रॉस कर देगी 3rd पे आने वाली। फ्रांस में रिसेशन आ चुका है। इतनी बात समझ में आ गई? तो पेट्रोलियम समझ में आ गया। मुंबई हाई का देखा आपने कैसा है? चलो, जो करप्शन है वो दीमक की तरह है। कोई भी देश अगर करप्ट है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है ना। जैसे श्रीलंका को श्रीलंका के ही राजपक्षे ने डुबो दिया, इतने करप्ट हैं। उनके 17 लोग वो उसमें थे, राजनीति में सब पद, 17 आदमी अगर मुख्य पदों पे होंगे। पाकिस्तान को वहाँ के करप्शन ने डुबो दिया। वहाँ पर 10 मिलियन टन गेहूं भेजा गया, 8 मिलियन टन मिलिट्री के घरों में घुस गया, 2 मिलियन टन में बांटा गया। इतना करप्शन, वो भी रसिया ने भेजा फ्री में कि तुम आया भुखमरी है, ले लो। 8 मिलियन टन उन्होंने आतंकवादियों में और मिलिट्री को बांट दिया। बोला तुम लोग मजे करो, और 2 मिलियन टन पाकिस्तान में पहले से डूबा हुआ था। डूबा है तो लोग सो दया कर देते हैं फिर भी कि लो अच्छा तुम थोड़ा ले लो। इसलिए लेकिन है करप्शन से कोई हित हो सकता है बोलो किसी देश से? ये पाकिस्तान अभी भी वैसे ही है करप्ट बहुत है, और उसी वजह से वो डूबेगा। करप्शन किसी भी देश को डुबा सकता है। सर डूबा हुआ है रवि, तो 8 फुट पानी के अंदर। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे इंडिया में भी करप्शन इस लेवल पर आ गया कि हमने उसी देश से, डेनमार्क से कागज खरीदे नोट के जिससे पाकिस्तान खरीदता था। तो पाकिस्तान ने भी वहाँ से खरीदे, वो 500-500 के नोट बेच के इधर छाप रहा है, आतंकवादियों को दे रहा है। लोग खर्च करो, गोली बंदूक खरीदो, जिसको जितना पत्थरबाजी कराओ खुद। तो हमें ऐसा करना चाहिए था। हम उस देश से क्यों नोट कागज मंगवा रहे हैं? तो इससे क्या होगी, हमारी पैरेलल करेंसी नहीं चलेगी। तो हम लोगों ने, ये मनमोहन सरकार के साथ भी गलती हो गई, तो हम लोगों ने तुरंत बंद किया। बोला हमारे अपने कागज हम कहीं से नहीं, और तुरंत वो नोट भी बंद कर दिए। नहीं चलेगा नोट, सब आतंकवादियों के पास रखे रह गए। अब वो किसी काम के रह गए, बोले सब नोट बंद करो, कोई नहीं चलेगा। तो अब पत्थरबाजी भी बंद हो गई। जब तुम्हारे नोट ही नहीं रहे वो काम के, तो पत्थरबाजी को दे पाओगे? पत्थर कोई फ्री में मारने तो जाएगा नहीं, उसको पैसा दोगे तब मारेगा, कि ऐसे फ्री में मारेगा? फ्री में तो कोई नहीं मारेगा। तो अब जरा देखिए, पेट्रोलियम में रिफाइनिंग आपने देख ली, इट इज डार्क ऑयली लिक्विड, और इसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जरा देखो नीचे क्या लिखा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। इससे क्या क्या निकलता है देखो। ड्यूरिंग रिफाइनिंग व्हाट वी गेट, ड्यूरिंग refining we get petroleum gas. During refining of petroleum, इसका मतलब है परिशोधन, उसके सफाई में। During refining of petroleum we get petroleum gas, जिसको कहते हैं LPG। समझ में आई? इसका क्या नाम होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम सही नहीं पता चल रहा है तुमको? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो लिखा ही है, और सिर्फ लिक्विड बदल दिया तो क्या नाम पड़ गया? लिक्विफाइड गैस, पेट्रोलियम गैस। और क्या मिला? पेट्रोल। पेट्रोल का दूसरा नाम क्या? गैसोलीन है, यस सर। जिससे तुम लोग अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हो। तो
तो आप उससे कहते हो गैसोलीन से ही करना भैया, तुलसी से करते हो नहीं जाके। तो और क्या है, डीजल। डीजल से क्या चलती है, ट्रक की कार। कुछ कुछ कार भी चलती है। ठीक है, तो दैट इज लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसको हम लोग पैराफिन कहते हैं। तो पैराफिन जैसे कि सोडियम में है हमारे पास, तो इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल है। ये देखो, तो सोडियम मेटल है और इसी में ऊपर ये पैराफिन में डूबा है, ना डूबा रहा है तो आग लग जाए। इसमें जो तेल है वो कौन सा है, हमने वीडियो भी दिखाया आप लोगों को आगे में। तो ये पैराफिन ऑयल, ये लुब्रिकेट, इसकी स्मेल करो, ये यही हम लोग कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। और अंदर सोडियम थोड़ा तो ये पैराफिन ऑयल, ठीक है नहीं, लुब्रिकेट। और उसके अंदर अगर सोडियम को पानी डाल दो आग लगे, हाथ करने एड़ी में लगाते हैं, ये सोडियम के टुकड़े, ये रबर जैसे हैं, ऐसे ही काट दो, हाथ से भी टूट जाएंगे। बच्चा सोडियम हाथ में नहीं लगे, लग जाएगा तो फिर आग लग जाएगी। समझ गए ना? दिस इज पैराफिन, इसे क्या कहते हैं? तो हमने बी वैक्स भी आपको दिखाया है, वो भी पैराफिन वैक्स की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा क्या है कि मधुमक्खियां बनाती हैं, तो ये बी वैक्स है, बट ये भी उसी का सॉलिड फॉर्म है। इसको कॉस्मेटिक्स में जबरदस्त यूज किया जाता है। अब देखो और क्या चीज हुआ, लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात क्या है, अलग से लिखा है पैराफिन वैक्स, थोड़ा बहुत अंतर होता होगा। एक दो कार्बन का अंतर होता होगा, एक्सेट्रा। एस्फाल्ट और ये सब नहीं लिखा है, ठीक है। ये सीएनजी, सीएनजी तो अलग से गैस है और ये पेट्रोल से मिला, सीएनजी सबसे ऊपर मिलेगा। अच्छा, अब अगले पेज में रिफाइनरी देखो, तो रिफाइनरी किस तरीके से है। फोटो तो बहुत डल है। ओके, नाउ द क्या कर रहे हैं, अब जरा देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द process of separating various components of petroleum by, उसे पहले वेपराइज करो और फिर ठंडा करो और फिर अलग अलग करो, तो इस चीज को क्या कहेंगे? देखो डिस्टिलेशन अभी बताया कि नहीं, कूल के और ठंडा करने की मशीन दिखाई, और अलग अलग फ्रैक्शन में एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ऐसे से आप कर रहे हैं। सो इस तरीके से क्या होगा, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसा किया जाए, वो एक हमने वीडियो नहीं दिखाया था, अलग अलग सब जगह इकट्ठा हो रहा है, अलग अलग फ्रैक्शन, डिस्टिलेशन तो हो रहा है लेकिन अलग अलग फ्रैक्शन, तो पूरे प्रोसेस का नाम क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या भंजक आसवन। जो हिंदी जानना चाहिए हिंदी में आप, तो बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रिफाइनरी। उसे क्या कहेंगे, सेपरेटिंग इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब जरा देखो, कुछ चीजें आपको डिफाइन भी करनी है। कोल गैस,
पेट्रोलियम रिफाइनरी। सर ये फिगर बनाना है। नहीं फिगर नहीं। अब जरा देखिए इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड वेयर एंड व्हेन? सर स्पेलिंग भूल गया तो। हाँ देखो ये क्या है, पेंसिल्वेनिया। पेन लिखो फिर उसे सिल दो और फिर वेनिया। मतलब सर अगर सर एक आध वर्ड से लेकर ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा सर, मार्क्स मिल जाएंगे। वेल वाज ड्रिल्ड वेयर एंड India's first oil well was drilled where and when? List components सर which can be defined सर कहाँ पर from- हुई थी which can be सर डंड वेयर वाला क्या है refined from ऑयल भी दे रहा। crude oil या कच्चा तेल या पेट्रोलियम, सब एक ही चीज है। उसमें से क्या क्या चीज निकलती है? सर सारी लिख देने इसमें कोई छह लिख दो। देखो 1 2 3 4 5 ही तो है। छह कहाँ से लिखेगा मैं पूछूं। 5 ही तो है। चलो बुक में लिखे हैं। देखो इंडिया की सबसे पहली रिफाइनरी असम में हुई। 1959 में तो उधर हुई थी 1859। सर 1859 में उधर हुई थी यूएसए में और सर 1867 के अंदर हुई थी। हाँ करीब मतलब 11 साल बाद, कितने साल बाद? 8 चलो सर दोनों लिखना है। अलग अलग क्वेश्चन है ना। इंडिया का भी पूछा जाएगा। अभी लास्ट एक्सरसाइज करोगे ना तो उसमें है। सर उसमें आसाम में है कि और सब इंडिया वाले सर नाम तो देखो इससे पढ़ो 1867 में और मक्कुम। स्टार्ट कर दें। ये